कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान। मैं आर.एस. प्रसाद सर आज आप लोगों को नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 उद्योग एक परिचय के प्रश्न उत्तर कराने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ दिया है। पहले इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है, इसलिए यहाँ कृषि उपजों पर आधारित अनेक उद्योग स्थापित किए गए। किसी वस्तु के उत्पादन के लिए मशीन व व्यक्तियों या श्रम की सहायता से उत्पादित किया जाता है तो उसे उद्योग कहते हैं। इसमें उत्पादन क्षमता अत्यधिक होती है, जैसे सीमेंट उद्योग, शक्कर उद्योग, कपड़ा उद्योग आदि। कच्चा माल कारखाने में आवश्यक उत्पादन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसे कच्चा माल या रॉ मटेरियल कहते हैं, जैसे शक्कर उत्पादन के लिए गन्ना, कागज के लिए लकड़ी। कच्चा माल को मशीन व श्रम के द्वारा जब उत्पाद के रूप में प्राप्त किया जाता है तो उसे उत्पादन कहते हैं। यह मात्रा कारखाने में लगे मशीन व श्रम पर निर्भर करती है। उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद को खपाने के लिए उपभोक्ता की आवश्यकता होती है, जिसे बाजार कहा जाता है। कुम्हार का कार्य दस्तकारी कहा जाता है। कुम्हार चाक पर मिट्टी से मटके और अन्य बर्तन बनाता है। कुम्हार बर्तन, खिलौने और कलात्मक और सजावट की वस्तुएं भी बनाता है। कुम्हार सभी सामग्री कांप मिट्टी से जो मुलायम व चिकनी होती है उसी से बनाता है। सूखे हुए बर्तन व सामान को आग की भट्टी आवा में पकाते हैं। पके हुए बर्तन को भिगाकर रंग रोगन करते हैं। छत्तीसगढ़ में बस्तर, कोडागांव, रायपुर में महादेव घाट, महासमुंद, बरोंडा, बिलासपुर में जांजगीर चांपा, रायगढ़ आदि जिले मिट्टी से बने सामानों के लिए प्रसिद्ध हैं। इसे टेराकोटा उद्योग कहा जाता है। जगार उत्सव, अन्य हाट बाजार इस उत्पाद के विकास के लिए आवश्यक है। कुंभकार के अलावा अन्य दस्तकार हैं, जुलाहा है, कपड़े पर छपाई करने वाला, रंगरेज, बांस की टोकरियां एवं अन्य चीजें बनाने वाले, बसोड़, बर्तन बनाने वाला, कसेरा, लोहे का सामान बनाने वाला, लोहार, रजाई गद्दा बनाने वाला, पिंजारे आदि आते हैं। दस्तकारी एक पारस्परिक कला का ज्ञान है। यह प्रायः वंशानुगत प्राप्त होता है। महानदी व उसके सहायक नदियों के किनारे कुम्हारों का समूह निवास करता है। छत्तीसगढ़ में रेशम उद्योग काफी विकसित है। वहां के तैयार रेशम कीड़ों को कोसा कहा जाता है। जांजगीर चांपा जिले में कोसा उद्योग बहुत अधिक विकसित है। रेशम के कीड़े शहतूत नामक वृक्ष पर पाले जाते हैं। इसमें धागों का एक फूल झिल्लियों द्वारा तैयार किया जाता है, जिसे कोसा फल या कोकून कहते हैं। ये झिल्लियां शहतूत के अतिरिक्त साल, बेर और सेंधा में भी पाली जा सकती हैं। कोसा फल को पहटा पेस्ट लगाकर उबाला जाता है ताकि वह फटे न। कोसा को उबालते समय उसमें 10 ग्राम खाने का सोडा मिलाया जाता है। धागा निकलने के लिए 5 कोसों का एक एक धागा निकालकर एक साथ रगड़कर नटवा धागा तैयार किया जाता है। नटवा धागा को जांग में रगड़ने के कारण चमड़ी लाल व गांठदार कठोर हो जाती है। नटवा धागे को चरखे की सहायता से बाबिन पर उतारा जाता है। ये धागे 35 से 37 मीटर लंबे होते हैं। इसमें लगभग 3840 धागे होते हैं। बुनाई के समय एक दूसरा धागा चौड़े भाग में लगा होता है, जिसे बाना कहते हैं। एक थान कपड़ा बुनने में 6 से 8 दिन का समय लगता है। चीन या कोरिया से मंगाया गया धागा कोरिया धागा कहलाता है। कपड़ा बुनने वाले को बुनकर कहते हैं। आजकल सरकार इस कार्य के लिए कम दर पर कर्ज देती है तथा सरकारी परियोजनाएं केंद्रों में कोसे खरीदती व बेचती है। वर्तमान में कई स्व सहायता समूह भी बन गए हैं जो यह कार्य करते हैं। इस उद्योग में ठेकेदारी प्रथा का भी चलन है। ठेकेदारी प्रथा में बांस से टोकरी बनाना, बीड़ी बनाना, दोना पत्तल बनाना, कपड़ा बुनना आदि अन्य काम भी किए जाते हैं। ये आपको दिखाई दे रहे हैं बर्तन बनाते हुए, उसको रंगते हुए, रंग रोगन करते हुए। ये अपना
कलात्मक कुछ ना कुछ कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो बुनकर हैं, बुनकर अपना काम कर रहे हैं, और ये बसूड़ वाले हैं, बस बांस की चीजें बना रहे हैं। और यहाँ पर जो है चाक है, चाक पर कुम्हार अपना बर्तन बनाने की कोशिश कर रहा है। ये बर्तन नंदी बैल खिलौने व अन्य सजावटी सामान जो कुम्हारों के द्वारा बनाया गया है, मिट्टी से बने हुए हैं सभी। ये कुछ सहायक नदियां हैं जिसके किनारे कुम्हार सारे बसे हुए हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं इस पे। ये है बिलासपुर में, ये अरपा नदी है, देखो यहाँ पे ये अरपा नदी। इसके बाद हाप नदी है यहाँ पर। इसके बाद शिवनाथ नदी है। इसके बाद ये खारून नदी है जो कि रायपुर में बहती है, दुर्ग रायपुर में है। फिर महानदी है, ये सबसे बड़ी नदी कहलाती है, जो कि आपको डार्क दिखाई दे रही है। इसके बाद जो है हसदो नदी है। इसके बाद महानदी है, ये है दौकन नदी है, महासमुंद के पास है ठीक है। और ये क्या है, ये माड़ नदी है, ये माड़ नदी है। ये सारी नदियां हमारी हैं जो रायपुर में है। इसके किनारे पर कुम्हार अधिकतर बसे रहते हैं। ये आपका आवा है जिसमें सामान पकता है, यानी भट्टी में पकता हुआ सामान है, ये आवा कहलाता है, जिसमें कुम्हार सभी मिट्टी के बर्तनों को रख करके और उसमें ईंधन जला करके उनको पकाने का प्रयास करता है। ये उसके बस्तर के बने हुए मिट्टी के सामान हैं जो कुम्हारों द्वारा बनाए गए हैं। ये आपका कोकून कोसा फल कहलाता है, जो कि रेशम के कीड़े द्वारा बनाया गया है। ये व्यापारी के घर पर जो है बुनकरों की भीड़ लगी हुई है, जो बुनकर अपना सामान बुन करके लाए हैं, तो व्यापारी को अपना सामान बेच जाते हैं। ये जो है कोकून को उबाला जा रहा है और नटवा बनाया जा रहा है, नटवा बना रही। ये आदमी आदमी चरखा है जिसे सूत काटा जा रहा है। ये आपका प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ पर जो हैंडलूम करघा का चित्र दिया गया है, जहाँ पे हाथ से जो कपड़े बुने जाते हैं। ये हमारा बिजनेस चलता कैसे है, पहले बना हुआ माल होता है, बना हुआ माल कहाँ जाता है, बुनकर के पास जाता है। बुनकर का परिवार है ये छोटे व्यापारी हैं और ये बड़े व्यापारी हैं और ये बाजार है। बुनकर से क्या होता है, कच्चा माल, फिर मजदूरी और कोसा फल और पोलिया धागा, ये सब आता है यहाँ पे। और यहाँ छोटा फल जो है क्या, ये कोसा फल है, रुपया है और डिजाइन है। यानी कि छोटे व्यापारी से सामान लेकर के इधर से होता हुआ बनता है और बना हुआ माल फिर ये व्यापारियों के पास पहुंचना चालू होता है, बड़े बाजार तक पहुंचता है। ये हमारा गांव के मोहल्ले की दुकान है जहाँ पर सामान बेचा जा रहा है। लोग अखबार पढ़ रहे हैं यहाँ पर बैठ करके। ये आपका साप्ताहिक बाजार है जहाँ पर सामान सब्जी वब्जी बेची जाती है। जो भी सामान आपने छोटे मोटे बनाए हैं उसको यहाँ पे ले जाकर के बेचा जाता है, जैसे कि दिए हो गए और मिट्टी के बर्तन जो बनाए होते हैं वो भी सब यहाँ पर बेच सकते हैं। इसके बाद शॉपिंग मॉल है, यहाँ पर भी बाजारी है ये, जहाँ पर खुल करके सब कुछ देता है, जिसमें व्यक्ति हर एक चीज को छू करके भी महसूस कर लेता है, पहन कर देख सकता है, ओढ़ कर देख सकता है। इस तरीके से यहाँ का व्यापार अच्छा चलता है। चलते हैं खाली स्थान पर बढ़ते हैं हम लोग। तो सबसे पहला है भारत प्रधान देश है, तो ये कृषि प्रधान देश है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कृषि लिखना है, कृषि प्रधान देश है। नंबर 2 है उद्योग धंधे मानव मशीन तथा किसे चलते हैं, विद्युत से संचालित होते हैं, कि यहाँ विद्युत से चलते हैं, विद्युत से संचालित होते हैं। नंबर 3 है कुम्भकार के लिए कच्चा माल है। कच्चा माल क्या होता है, मिट्टी होती है बच्चों, कुम्भकार की तो मिट्टी। नंबर 4 में मिट्टी से बने सजावटी सामान को कहते हैं, क्या कहते हैं, टेरा कोटा उद्योग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेरा कोटा उद्योग। टेरा कोटा उद्योग। मिट्टी का घड़ा सुराही बनाना कहलाता है, क्या कहलाता है, कुंभकार कहलाता है। तना पर
ताना पर लगने वाला धागा धागा कहलाता है। क्या कहलाता है? ये कोरिया धागा कहलाता है। कोरिया धागा। इसके बाद है रेशम के कीड़े के पेड़ पर पाले जाते हैं। तो शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। ये है शहतूत। शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। कोकून को उबालने से पहले इस पर क्या लगाते हैं? पेस्ट लगाते हैं या पहटा बोलते हैं इसको? पहटा। पहटा या पेस्ट भी लिख सकते हो आप लोग, लगाया जाता है। कच्चा माल किसे कहते हैं? ये उत्तर है इसका, उद्योग में कई वस्तुएं तैयार होती हैं, उन्हें तैयार करने के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग होता है उन्हें कच्चा माल कहते हैं। दस्तकारी किसे कहते हैं? लोगों के द्वारा बनाई जाने वाली सामानों को दस्तकारी के काम कहते हैं। बाजार किसे कहते हैं? बाजार किसी एक निश्चित दिन व निश्चित समय या स्थान पर लगती है जहां पर बहुत सी वस्तुएं अपेक्षाकृत सस्ते दामों पर मिल जाती है, इसे हम बाजार कहते हैं। नदी के किनारे चिकनी मिट्टी से ही बर्तन व अन्य सामान क्यों बनाए जाते हैं? चिकनी मिट्टी क्योंकि मुलायम होती है, इसलिए कुंभकार उसे अपनी पसंद की आकृति सरलता पूर्वक दे सकता है। उसमें सूखने के बाद भी दरार नहीं आता, अर्थात बना हुआ सामान फटता नहीं है। चिकनी मिट्टी में रंग रोगन करना भी आसान होता है तथा रंग अधिक आकर्षक ढंग से उभरते हैं। उसमें शाइनिंग आती है और इसलिए कुम्भकार कांप मिट्टी यानी चिकनी मिट्टी का उपयोग बर्तन एवं अन्य सामान बनाने में करते हैं। मिट्टी के बर्तनों को बेचने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं? तो मिट्टी के बर्तनों को बेचने के 3 तरीके अपनाए जाते हैं। नंबर 1 है स्वयं कुम्हार द्वारा, यानी कुम्हार स्वयं अपने बनाए हुए बर्तनों व सामानों को निकटतम बाजार में ले जाकर बेचते हैं। उसमें सारा मुनाफा कुम्हार को ही होता है। आसपास के लोग कुम्हार के घर पर ही आकर आवश्यकता अनुसार अपनी वस्तुएं ले जाते हैं। बिचौलियों के द्वारा, बाजार में कुछ फुटकर विक्रेता होते हैं जो स्थायी रूप से दुकान लगाते हैं। वे कुम्हारों से आकर मिट्टी के बर्तन व अन्य सामग्री खरीद कर ले जाते हैं। यह स्मरणीय है कि बिचौलिए बर्तनों के दाम कम देते हैं क्योंकि वे इसमें अपना मुनाफा और सामान को लाने ले जाने का दाम भी जोड़ते हैं। इस तरीके से कुम्हार को कम लाभ होता है। हाँ, इतना अवश्य है कि उसे बाजार की खाद नहीं छाननी पड़ती और घर पर बैठे ही इसका सामान बिक जाता है। नंबर 3 सरकार द्वारा, सरकार द्वारा भी इन सामानों की बिकावली के लिए समय समय पर प्रदर्शनी, जगार मेला, महोत्सव आदि का आयोजन किया जाता है जिसमें इन सामग्रियों के अच्छे दाम मिल जाते हैं। हमारा छत्तीसगढ़ मिट्टी के सामान एवं इसी प्रकार की प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है। कुम्हारों के काम में किस किस तरह के परिवर्तन आए, अपने शब्दों में समझाइए। वर्तमान समय में कुम्हारों के काम में आमूलचूल परिवर्तन आया है। अब वे प्रशिक्षण प्राप्त करके नई कलाकृतियां बनाने लगे हैं। परंपरागत बर्तन और खिलौनों के अतिरिक्त सजावट के आकर्षक वस्तुओं के निर्माण से उन्हें अत्यधिक लाभ हुआ है। शहरों में भी उनके द्वारा निर्मित साजो सामान की विशेष मांग है। अब यह एक उद्योग का रूप ले चुका है जिसे टेराकोटा उद्योग कहते हैं। इसके द्वारा निर्मित हांडी, पोरा, बैल, कलात्मक एवं सजावटी सामान, गमला, झाड़, फानुस, लैंप, घंटी, घोड़ा, हाथी, हिरन, मुखौटे आदि जगार उत्सव व अन्य हाट बाजारों में खूब बिकने लगे। वे अब अत्याधुनिक यंत्रों के सहयोग से उत्पादन करते हैं। बुनकर परिवारों को कोसा फल कहाँ से प्राप्त होता है? तो बुनकर परिवारों को कोसे के लिए शहतूत तथा इसी तरह के अन्य पेड़ों पर रेशम के कीड़े पालते हैं। कीड़ों की झिल्लियां शहतूत के पत्तों को खाकर अपने चारों ओर अपने लाभ से धागों के रूप में एक खोल तैयार करती है। इस खोल को कोसा फल या कोकून कहते हैं। इसी कोकून से रेशम के धागे तैयार करते हैं। ठेकेदारी पद्धति में ठेकेदार द्वारा कच्चा माल, कोसा व अन्य सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। बुनकर कोसा कहाँ, कपड़ा किस प्रकार बनाता है?
जब भोला को बड़े व्यापारी से कपड़ा बनाने का ऑर्डर और कोसा फल भरा बोरे के साथ धागा मिला तो वह उसे लेकर घर आया। दूसरे दिन उसकी पत्नी ने अच्छे कोसे का फल छांटकर उस पर पाटा पेस्ट लगाया और एक मिट्टी के बर्तन में उन फलों का 1 लीटर पानी में 10 ग्राम कपड़ा धोने वाला सोडा मिलाकर उबालने के लिए चूल्हे पर चढ़ा दिया। 2-3 घंटे उबलने के बाद उसे साफ पानी से धोया कि ऊपर का चिपचिपा पदार्थ पूरी तरह निकल गया और कोसा धागा निकलने लायक बन गया। कोसे को सुखाकर उसी गीले कपड़े में लपेट कर रख दिया। दोपहर को धागा निकलने का काम शुरू हुआ। पेस्ट को निकालने के बाद 5 कोसे को एक प्लेट में रख करके एक एक धागा निकाली और अपने जांग पर एक साथ रगड़कर नटवा पर धागा लपेटने लगी। दूसरे दिन नटवे पर लपेटे धागे को चरखे की मदद से बॉबिन पर चढ़ाया गया। अब भोला अपने करघे पर कोसा का धागा बांधा, बुनाई के लिए बाना तैयार किया और शुरू हो गया कपड़ा बनने का काम। भोला को एक थान कपड़ा बुनने में 6 से 8 दिन का समय लगा। इस प्रकार भोला के परिवार के लोगों ने कपड़ा तैयार किया। छोटा व्यापारी क्या क्या काम करता है? बड़े व्यापारी इन छोटे व्यापारियों को ऑर्डर देते हैं। छोटे व्यापारी स्थानीय बुनकरों से संपर्क कर उन्हें कम दाम पर कपड़े बुनने का ऑर्डर देते हैं। साथ ही एडवांस में पैसे, कोसा फल एवं धागे देते हैं। जब कपड़े तैयार हो जाते हैं तो वे उसे बड़े व्यापारी तक पहुंचा देते हैं और उनसे कमीशन लेते हैं। इस प्रकार छोटे व्यापारियों को इससे दोहरा लाभ तथा बुनकरों का शोषण होता है। यदि कोसा उद्योग से छोटे व्यापारी हट जाएं तो बुनकरों के काम में क्या परिवर्तन आएगा? छोटे व्यापारी यानी बिचौलिए बड़े व्यापारी और बुनकरों के बीच की कड़ी है। वह दोनों को लाभ पहुंचाने का झांसा देकर खुद दोहरा लाभ कमाता है। यदि बुनकरों का सीधा संपर्क बड़े व्यापारियों से होता तो इससे दोनों पक्ष को लाभ होता। बुनकरों को उसी काम का अधिक पैसा मिल जाएगा जिससे काम के प्रति उनका उत्साह बढ़ेगा और उत्पादन में भी वृद्धि होगी। अधिक आय से बुनकर आर्थिक रूप से सक्षम हो सकेंगे तथा नए मशीनों का उपयोग भी कर सकेंगे। साथ ही कलात्मक विकास के लिए प्रशिक्षण भी ले सकेंगे। इससे उनकी कार्य क्षमता व गुणवत्ता में वृद्धि होगी। नीचे दी गई वस्तुओं में से खेती से प्राप्त एवं मशीनों से प्राप्त वस्तुओं को अलग अलग सूची बनाइए। तो सबसे पहले चलते हैं शक्कर। यहाँ पर उत्तर में हमने पहले लिख लिया खेती से प्राप्त वस्तुएं और ये मशीन से प्राप्त वस्तुएं। चलिए एक लिखते हैं। पहले शक्कर कहाँ आएगी? शक्कर तो मशीन से ही प्राप्त होगी। ये भी मशीन से शक्कर प्राप्त हुई है। डबल रोटी भी आपकी मशीन से ही प्राप्त होती है। इसके बाद गेहूं तो आपका खेती से प्राप्त होता है। गन्ना ये भी खेती से प्राप्त होता है। सेब भी खेती से प्राप्त होता है। कपड़ा जो है आपका मशीन से प्राप्त होता है। कपास खेती से प्राप्त होता है। लकड़ी भी आपकी खेती से ही प्राप्त होती है। आलू खेती से प्राप्त होता है। बांस ये भी खेती से प्राप्त होता है। टोकरी ये भी खेती से प्राप्त होती है। बाल्टी जो है आपकी मशीन से बनती है। इसके बाद टीवी जो है मशीन से ही बनता है। इसके बाद मोबाइल ये भी मशीन की देन है। और इसके बाद अभी कंप्यूटर भी मशीन की देन है। रेलगाड़ी भी मशीन की देन है। आम तो खेती से होगा। इसके बाद सहतूत भी खेती से ही है। पोहा और कागज दोनों ही मशीन द्वारा मिलता है। प्लास्टिक के सामान ये भी मशीन से ही प्राप्त होते हैं। प्लास्टिक के सामान मशीन से। इस प्रकार दोनों को हम अलग कर सकते हैं। कुम्भकार को कच्चा माल प्राप्त करने के लिए क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? तो कुम्भकार के लिए मिट्टी ही कच्चा माल है। अब मुलायम और चिकनी मिट्टी दूर दूर तक नहीं मिलती क्योंकि इस समय नदियों में अधिकांश मात्रा में प्लास्टिक पन्नी के कारण अच्छी मिट्टी नहीं मिल पा रही है। अब कुम्भकार गांव में जहां सरकारी जमीन है वहां से मिट्टी खोद कर लाते हैं अथवा जमीन के मालिकों से प्रति गाड़ी की दर से मिट्टी खरीदते हैं। महानदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो महानदी की सहायक नदियों के नाम है जोंक नदी,
शिवनाथ नदी, अरपा नदी, मान नदी, हाप नदी, खारून नदी, ये सारी महानदी की सहायक नदियां, मतलब ये सारी नदियां इसमें जाकर के मिलती हैं। स्वयं का सामान बेचना और व्यापारी को बेचने में क्या अंतर है? स्वयं का सामान बेचने से आशय है कि उसमें उत्पाद का निर्माता स्वयं बाजार लेकर जाकर उसमें उत्पाद को बेचता है। इससे सामान निर्माता को अधिकतम लाभ होता है। व्यापारी को बेचने पर व्यापारी बिचौलियों के सामान को कम दाम पर सामान पर खरीदता है, क्योंकि इसमें वह सामान का परिवहन व्यय और अपना लाभ जोड़ता है। इस प्रकार व्यापारी को निर्माता कम दाम में ही सामान बेचना पड़ता है। स्पष्ट है कि स्वयं निर्माता द्वारा बिक्री से उसे क्रेता व विक्रेता निर्माता दोनों का लाभ है, जबकि व्यापारी द्वारा बिक्री में व्यापारी को ही ज्यादा लाभ होता है। कुम्भकार के अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में अन्य कौन कौन से दस्तकार हैं? तो कुम्भकार के अतिरिक्त अन्य दस्तकार जैसे जुलाहा, कपड़े पर छपाई करने वाले रंगरेज, बांस की टोकरियां बनाने व अन्य सामान चीजें बनाने वाले बसोड़, बर्तन बनाने वाला कसेरा, लोहे का सामान बनाने वाला लोहार, गद्दे बनाने वाला पिंजारे आदि। यदि सभी कुम्हार मशीन की चाक उपयोग करने लगे तो इसका क्या असर होगा? सभी कुम्हारों द्वारा मशीनी चाक का उपयोग एक क्रांतिकारी कदम कहा जा सकता है। इससे उनकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी, कलात्मक उत्पादों को बनाने में आसानी होगी तथा उत्पाद लागत भी कम पड़ेगा। वे अपने उत्पाद का अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उपभोक्ता को भी सस्ते दामों पर उसकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध हो जाएंगी। कुम्हारों की माली हालत इससे सुधरेगी। क्या कुम्हारों का धंधा काम चलने लगा है? कारण सहित समझाइए। हाँ, कुम्हारों का धंधा कम चलने लगा है। इसके कारण निम्न है। नंबर 1, कुम्हारों को जो परंपरागत ढंग से सामान बनाने में लगे हैं, उन्हें बाजार में उपलब्ध फैशनेबल सामानों से कड़ी स्पर्धा करनी पड़ रही है। लोग आकर्षक सामान खरीदना चाहते हैं। नंबर 2, ग्रामीण कुम्हारों की आर्थिक स्थितियां अत्यंत शोचनीय हैं, इसलिए कि वे अत्याधुनिक यंत्रों को खरीद नहीं सकते। वे सपरिवार इसी धंधे में लगे होते हैं। उनका पारिश्रमिक भी वे निकालना चाहते हैं, जिससे सामान का मूल्य बढ़ जाता है और लोग खरीदना नहीं चाहते। नंबर 3, वर्तमान समय में ग्राहक सस्ता, सुंदर और टिकाऊ सामान खरीदना पसंद करते हैं। कुम्हारों द्वारा बनाए गए मिट्टी के उत्पाद क्षणभंगुर और कीमती होने के कारण उपभोक्ता इसे नहीं खरीदते। विज्ञापनों का अभाव भी इन उत्पादों की बिक्री को प्रभावित करता है, क्योंकि ये वर्ग निर्धन है, अतः विज्ञापन में खर्च नहीं कर सकते। सरकारी उदासीनता के कारण भी कुम्हारों के धंधे चौपट होने की स्थिति में है। साल में 2-4 प्रदर्शनी लगा देने मात्र से इस धंधे की गति नहीं मिल सकती है। कुम्हारों का बड़े स्तर पर कोई संगठन न होना इस धंधे पर बुरा असर डलता है। यदि कोई निजी संस्थान या संगठन इस दिशा में कुम्हारों के उत्पाद के बिकने वाले के लिए पहल करे तो सुधार संभव है। दस्तकारी के काम की क्या विशेषताएं? क्या विशेषताएं हैं? चलो लिखते हैं उत्तर। दस्तकारी के काम की विशेषताएं निम्नलिखित है। नंबर 1, यह परंपरागत काम है जिसे पूरे परिवार के लोग मिलकर करते हैं। नंबर 2, दस्तकारी प्रायः वंशानुगत सीखा जाता है। नंबर 3, इसके लिए कच्चा माल स्थानीय स्तर पर आसानी से उपलब्ध होता है। नंबर 4 है, दस्तकारी अत्यंत श्रम साध्य काम है। नंबर 5, इसके लिए कम धन की आवश्यकता होती है। नंबर 6, बाजार निकट में उपलब्ध होने से दस्तकारों को लाभ होता है। नंबर 7, विद्यमान प्रतिस्पर्धा दस्तकारों की सबसे बड़ी चुनौती है। नंबर 8, दस्तकारी माल का मूल्य व रकम स्वयं निर्धारित करता है तथा लाभ हानि का स्वयं भोगता होता है। मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाते हैं? चलिए देखते हैं भाई, मिट्टी भी बना लेते हैं आज। तो मिट्टी के बर्तन बनाने में 10-12 घंटे लग जाते हैं। प्रातः काल परिवार के सदस्य मिट्टी ला करके उसे चूड़ा बनाते हैं।
उसमें कंकड़ पत्थर निकाल करके छनी हुई मिट्टी को प्रतिदिन शाम को भिगोते हैं। गीली मिट्टी को कूट कूट कर नरम बनाते हैं। सुबह मिट्टी को घूमते हुए चाक पर रख करके एक निश्चित आकार देते हैं। फिर इसे धूप में सुखा देते हैं। सूखे हुए बर्तन व सामान को आग की भट्टी अथवा आवा में पकाते हैं। पके हुए बर्तन को भिगाकर रंग रोगन करते हैं। इस प्रकार मिट्टी के बर्तन व सामान तैयार किया जाता है। छत्तीसगढ़ के कुम्हारों की दशा कैसे सुधारी जा सकती है? तो छत्तीसगढ़ के कुम्हारों की मूल समस्या आसानी से मिट्टी उपलब्ध न होना है, आर्थिक तंगी, सामानों के उचित दाम न मिलना, निकट बाजार का न होना, आधुनिक उपकरणों का अभाव होना, अन्य उत्पादों के साथ प्रतियोगिता। अन्य समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। नंबर 1 है मिट्टी की समस्या को दूर करने के लिए भूमिहीन कुम्हारों को सरकार द्वारा भूमि मुहैया कराई जानी चाहिए अथवा लीज पर मिट्टी उपलब्ध कराना चाहिए। नंबर 2 है आर्थिक संकट से कुम्हारों को मुक्त करने के लिए आसान किस्तों व कम ब्याज पर ऋण देना चाहिए, जिससे उसे साहूकारों व व्यापारियों के सामने अधिक ब्याज दर पर रुपए लेने को मजबूर न होना पड़े। नंबर 3 सामानों की बिक्री के लिए आसपास बाजारों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जहां से वे अपना सामान उचित दाम में बेचकर मुनाफा प्राप्त कर सके। नंबर 4 है कुम्हारों को बाजार नहीं मिलने के कारण वे बिचौलियों के हाथों अपने उत्पाद कम मूल्य पर ही बेचने को विवश रहते हैं। ऐसे में यदि सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित कर दिया जाए तो कुम्हारों को लाभ पहुंचाया जा सकता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में भी वे परंपरागत चाक के द्वारा ही सामान बनाते हैं। यदि उन्हें इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उपलब्ध कराया जाए तो उनके उत्पाद में वृद्धि होगी, लागत मूल्य भी कम होगा और उन्हें इससे लाभ हो सकेगा। उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाना अत्यंत आवश्यक है। नंबर 6 अन्य उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कम करने के लिए सरकार को प्लास्टिक के सामानों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। क्योंकि यह पर्यावरण के लिए खतरा होने के साथ साथ विश्व की प्रमुख समस्या बन गई है। नंबर 7 समय समय पर सरकारी स्तर पर मेला महोत्सव का आयोजन करना चाहिए तथा कुम्हारों का सम्मान भी करना चाहिए, जिससे उनका मनोबल बढ़े और अपने कार्य के प्रति सम्मान के भाव जागृत हों। नंबर 8 निजी संगठनों को भी इस दिशा में सकारात्मक पहल करना चाहिए। प्रश्न है उद्योग लगाने यानी स्थापित करने के लिए अनुकूलन दशाएं बताइए। कौन कौन सी अनुकूल दशा है वो बताना है। उत्तर है इसका उद्योग स्थापित करने के लिए निम्न सुविधाएं आवश्यक हैं। तो नंबर 1 है कच्चा माल आसानी से उपलब्ध हो। नंबर 2 है सस्ते मजदूर सरलता पूर्वक कर सकें। नंबर 3 है यातायात की व्यवस्था हो। नंबर 4 है विद्युत की व्यवस्था हो। नंबर 5 है बाजार निकट हो जिससे माल खपाया जा सके। प्रश्न है दस्तकार किसे कहते हैं? तो जब वस्तु का उत्पादन व्यक्ति स्वयं हाथों से करता है, मशीन कारखाना का उपयोग नहीं करता है तो उसे दस्तकार कहते हैं। जैसे कुम्हार द्वारा मटका, मोची द्वारा जूता आदि बनाना। अगला प्रश्न है कोसे का धागा बनाने वालों को पैरों में क्या क्या तकलीफ होती है? तो कोसे का धागा बनाने वालों को पैरों में तकलीफ होती है। उनके जांघों में लाल लाल निशान पड़ जाते हैं तथा जांघों की चपड़ी कठोर हो जाती है। स्व सहायता समूह क्या है, इसके कार्य बताइए। तो किसी व्यवसाय को करने के उद्देश्य से कुछ लोग निश्चित संख्या द्वारा एक समूह तैयार किया जाता है जो स्वयं धन लगाकर व्यवसाय को संचालित करते हैं। इस प्रकार के समूह को स्व सहायता समूह कहा जाता है। सरकार द्वारा समय समय पर नियमानुसार इन सब स्व सहायता समूह की मदद दी जाती है। स्व सहायता समूह के कार्य। स्व सहायता समूह अपने व्यवसाय के लिए आवश्यक संसाधन जुटाता है, उत्पादन वृद्धि के लिए मशीनों की व्यवस्था करता है, वह निर्धारित मूल्य पर अपने लिए मशीनों की व्यवस्था करता है, वह निर्धारित मूल्य
भी स्वयं सहायता समूहों के उत्पाद के क्रय विक्रय की व्यवस्था की गई। ठेकेदारी प्रथा में बड़े व्यापारियों को क्या सुविधा प्राप्त होती है? ठेकेदारी प्रथा में बड़े व्यापारियों को दो सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उसे कपड़ा बनाने या किसी काम के लिए कोई व्यवस्था अपने कारखाने के अंदर नहीं लगानी पड़ती है तथा किसी किस्म के औजार आदि भी नहीं देने पड़ते हैं। दूसरे कारखानों में रखे गए मजदूरों को फैक्ट्री कानूनों के नियमों के अनुसार वेतन एवं सुविधाएं मिलने का हक बनता है, जबकि इस तरह ठेकेदारी प्रथा के अंदर काम करवाने में बड़े व्यापारी इन्हें अपना मजदूर मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं और फैक्ट्री कानून से बच जाते हैं। इस प्रकार बुनकरों को मेहनत के बदले जो कानूनी सुविधाएं मिलनी चाहिए उससे वे वंचित रह जाते हैं। भोला अपने द्वारा बुने हुए कपड़ों को स्वतंत्र रूप से क्यों नहीं बेच सकता? बड़े शहरों में कोसा के कपड़े ऊंचे दामों में बिकते हैं। उनके बारे में न भोला को जानकारी है और न ही वहां तक पहुंच पाता है। मजदूरी कम मिलने के कारण भोला जैसे तैसे अपने परिवार का भरण पोषण करता है, इसलिए वह स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पाता है। ठेकेदारी प्रथा में भोला जैसे परिवारों पर क्या असर होता है, अपने शब्दों में समझाइए। ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार द्वारा कपड़ा बुनने का ठेका ऑर्डर दिया जाता है। साथ ही कपड़ा बुनने के लिए रॉ मटेरियल के साथ कुछ एडवांस भी दिया जाता है, क्योंकि ठेकेदार यह जानता है कि काम करना बुनकरों की मजबूरी है, इसलिए वह काम का न्यूनतम मूल्य ही देता है। बुनकर रात दिन पसीना बहाता है, लेकिन उससे प्राप्त मजदूरी से बड़े मुश्किल से उसके परिवारजनों का भरण पोषण ही हो पाता है। भोला जैसे तमाम बुनकरों परिवारों की आज यही दशा है कि वे दुनिया को सुंदर बनाने के लिए, दुनिया वालों को सुंदर बनाने के लिए आकर्षक कपड़े तैयार करता है और अंत में उसे ही 2 गज कपड़ा नसीब नहीं हो पाता है। एक बुनकर परिवार कारखाना में काम करता है और दूसरा घर पर, दोनों के काम के तरीकों में क्या अंतर है सकता है? उत्तर लिखिए। तो कारखाना में काम करने के तरीके। कारखाने में कार्य करने का समय निर्धारित होता है, अर्थात वहां 8 घंटे का कार्य ही करना होता है। कारखाने में कार्य करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दक्षता आवश्यक है। कारखाने में सभी आवश्यक सामग्री उपलब्ध रहता है, मशीनें उपलब्ध रहती हैं, अतः कार्य कुशलता पूर्वक व शीघ्र पूर्ण हो जाता है। कारखाने में अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग व्यक्ति नियुक्त होते हैं। घर में कार्य के तरीके। घर में काम करने वालों के लिए समय का कोई बंधन नहीं होता है, वह जब चाहे तब काम करें, न चाहे न करें, इसलिए किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता भी नहीं होती है। परिवार के सारे लोग काम में हाथ बटाते हैं और करते हैं, सीखते हैं, क्योंकि घर में पर्याप्त रॉ मटेरियल नहीं होता है, न ही मशीनें होती हैं, इसलिए अधिक परिश्रम करने पर भी काम कम होता है। कारखाने की तरह यहाँ हर एक काम के लिए अलग अलग व्यक्ति नहीं होते हैं, बल्कि सभी मिल बांटकर कार्य पूर्ण करते हैं। यहाँ फैक्ट्री नियमों के तहत कोई सुविधा भी नहीं मिलती है। एक सुझाव है कि बुनकरों की एक समिति हो जो बुनकरों के कपड़े को खरीदे और बड़े शहरों में बेचे। इस बारे में आपका अपना विचार दीजिए। तो बुनकर समिति का गठन एक उत्तम सुझाव है। यदि इस प्रकार की कोई समिति गठन कर बुनकरों से कपड़े खरीद कर बड़े शहरों में बेचा जाए तो इससे विशेष लाभ होगा। समिति गठन से बुनकरों की बिचौलियों के हाथों की कठपुतली नहीं बनना पड़ेगा, उससे अपने उत्पाद के लिए ग्राहक ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी तथा समिति द्वारा उसे कपड़े का उचित दाम भी मिल जाएगा। क्योंकि समिति बुनकरों द्वारा गठित होगी, इसलिए वह बुनकरों के हित की रक्षा करेगी। समय समय पर अपनी समस्याओं को ठोस ढंग से सरकार के समक्ष रख सकेगी, वो पूरा कराने के लिए दबाव भी बना सकेगी। समिति द्वारा बुनकरों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन भी किया जा सकता है, जिससे परंपरागत ढंग से बनने वाले कपड़े बुनकरों को नए तकनीकों व परिवर्तनों की जानकारी मिल सके, जिससे वे अपना काम तरीके से और आवश्यक सुधार कर लेंगे। बुनकरों का यदि सम्मेलन समिति द्वारा आयोजित की जाती है तो इससे बुनकरों को एक मंच मिलेगा, जहां वे एक दूसरे के काम करने के ढंग में काफी कुछ सीख पाएंगे।
समिति द्वारा बुनकरों को न्यूनतम ब्याज दर में कर्ज भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उसे सेठ साहूकार के चंगुल से मुक्ति मिल जाएगी। इस प्रकार मेरी राय में बुनकर समिति का गठन बुनकरों के हित में वर्तमान परिदृश्य में बेहतर विकल्प है। ये लेसन बच्चों समाप्त हो रहा है। नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे और मेरे चैनल को लाइक करेंगे और कमेंट सेक्शन में कुछ ना कुछ कमेंट जरूर करेंगे। आप लोगों को चैनल कैसा लग रहा है और आप लोगों को कौन से लेसन की जरूरत पड़ रही है वो मुझे बताएंगे, मैं आगे बनाने की कोशिश करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करना, जिससे कि ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके, और बेल आइकन को भी दबा लेना, जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इसी के साथ मैं आरिफ प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ।